अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। इस शो में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और आपकी ओवरऑल वेलनेस की। तो जब वेलनेस की बात आती है और माइंड को रिलैक्स करने की बात आती है, मेंटल पीस की बात आती है, तो योगा और मेडिटेशन का नाम बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। और आजकल जिस तरह ये ट्रेंड में है और जिस तरह से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, बच्चे हों या बूढ़े हों, हर कोई इसको अडॉप्ट कर रहा है क्योंकि इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स मौजूद हैं और लोग बेनिफिट्स फ़ील कर रहे हैं, ख़ुद में अपनी लाइफ में चेंजेस फ़ील कर रहे हैं, इसी वजह से इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो अगर जब हम बात करते हैं योगा की, एक्सरसाइजेस की, माइंडफुलनेस की, तो पाकिस्तान में जाना माना नाम डॉक्टर योगी वजाहत का नाम याद आता है, और जो कि डिफरेंट चैनल्स पर बहुत अरसे से आप सबको नज़र भी आते हैं और आपके बहुत सारे मसलों को सॉल्व भी करते हैं और आपको मुफीद मशवरे भी देते हैं। तो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर योगी वजाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर योगी वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए और रौनक बख्शी हमारे प्रोग्राम को। सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि योगा का मेडिटेशन, योगा आजकल ये रुझान बढ़ता जा रहा है, बट इससे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्या आता है? देखिए, योगा लाइफ स्टाइल है, एक तर्ज ज़िंदगी है, और ये तर्ज ज़िंदगी अगर आप बांट लें तो फिर ये महीनों और सालों, हफ्तों और दिनों और लम्हों पे चला जाता है। ये वे ऑफ लाइफ है। हर वक्त योगा का इफ़ेक्ट आता है। आप सांस कैसे लेते हैं, योगा ये भी आपको बताता है। आप बैठते कैसे हैं, योगा ये भी आपको बताता है। इवन आप बोलते कैसे हैं, सुर योग भी है। इसके साथ साथ जो आप मेडिकल साइड पे जाएं तो योगा के साथ आयुर्वेदा मिलके एक नया एक रेसिपी बनाता है। देन वो हम फिर देखते हैं मेडिकल साइंसेस के हवाले से। तो ज़िंदगी का कोई भी पहलू ले लीजिए, योगा की कोई ना कोई फील्ड वहाँ पे मिलेगी। राज योगा मेंटल योगा है, आज आप उसको माइंड साइंस के नाम से जानते हैं। हाथा योगा जो है फिजिकल योगा है। अगर आपने बाहर लोगों को या योगा पोस्टर करते देखा होगा तो दैट्स कॉल्ड हाथा योगा। इसी तरह यिन योगा है जो सिर्फ स्पेशली ख़वातीन के लिए है। जो और भी गहरे योगा हैं जिसमें कुंडलनी है, कुछ और भी ऐसे पोज हैं जो ब्रांचेस हैं हमारे। लेकिन मैं अगर सिर्फ इसको शॉर्ट कहूँ तो ये हर फील्ड में ज़िंदगी की आपको योगा का कोई ना कोई ब्रांच मिलेगी जो स्पेसिफिकली उसके लिए काम करती है। ओके, जैसे कि आपने जिक्र किया कि फ़ीमेल्स के लिए स्पेशली मौजूद है, तो इसमें आप मुझे गाइड कर दें कि क्या PCOS जो बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है आजकल, और टीन एज से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पहले तो ये बहुत इतना ज़्यादा कॉमन नहीं थी, बट आजकल जिस तरह से हमारी डाइट में चेंजेस, लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, तो योगा इसमें किस तरह से आपको हेल्प आउट कर सकते हैं? देखिए, योगा इसमें 3 तरीके से काम करता है। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम स्टमक के मसाज के लिए लेते हैं ताकि जितने भी प्रॉब्लम हो सकते हों वो ना हो, ताकि जो फंक्शन है हमारा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या और भी जो हमारे सिस्टम है ओवरी और जाहिर बात है उसमें बच्चियों को होगा, तो वो सही फंक्शनल काम करें, वो ट्रैक्स साफ रहें। जाहिर बात है इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और हम ऐसा मानते हैं योग में कि जब आपके जिस्म से टॉक्सिन बाहर नहीं निकलते या किसी की टॉक्सिन बाहर नहीं निकले तो जिस्म के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो उसका वन लाइनर है बहुत अच्छा मेडिसिन के हवाले से या बीमारी के हवाले से कह लीजिए। योग और आयुर्वेदा ये कहता है कि जिस्म में किसी चीज़ का बढ़ जाना और किसी चीज़ का घट जाना बीमारी है, दोनों प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसमें पहली चीज़ आ गई कि हम कैसे सांस लें, हम कैसे एक्सरसाइज करें, और लास्ट चीज़ है कि हम कैसे खाना खाएं या उसकी जो फूड इनटेक है वो क्या होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अलग हुई एंड देन उसके बाद चौथी चीज़ में मेडिकल आती है। मैं एज ए डॉक्टर बहुत स्ट्रांगली इस बात को मानता हूँ कि बग़ैर मरीज़ को देखे हुए मैं मशवरा भी नहीं देता, क्योंकि अगर आपने मरीज़ को नहीं देखा तो वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चला जाएगा। सही, ठीक है ना। सो यहाँ पे आमतौर पे जब हम शोज करते हैं तो हम ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, उसका एक पोर्शन मरीज निकालता है, बेचारा वो दवा ले लेता है कि जी ये तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि वो बच्चियाँ या वो वालिदैन जिनके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो वो ये करें कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, कंसल्टेंसी करें। कंसल्टेंसी करने के बाद फिर किसी अच्छे योगा टीचर से मिलें। तो कुछ ऐसे पोज हैं लाइक बटरफ्लाई है, पश्चिमोत्तानासन है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, इस तरह की जो पोजेज हैं। और इसमें एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे यहाँ जब भी कोई प्रॉब्लम होती है
तो पहले हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको घर पे ही सॉल्व कर लें, और यही सबसे बड़ी वजह है। घर पे आप छोटी मोटी खांसी नज़ले को भी अगर सही कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है, पहले उससे मशवरा करें। अगर आप होम्योपैथी को फॉलो करते हैं तो होम्योपैथिस्ट के पास जाइए। एक से एक हमारे प्रोफेसर हैं, एक से एक हमारे सीनियर तरीन लोग हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेडी डॉक्टर के पास जाइए, लाइक आप माशाल्लाह पैटर्न प्रैक्टिस कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस टॉपिक को मैं इसलिए डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा कि वो फिर उसमें से चीज़ें निकाल लेंगे। हाँ, योगा में भी और दीगर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में इनका इलाज बहुत बेहतरीन मौजूद है। सही, बहुत अच्छा से आपने ब्रीफ किया। तो नाजरीन, टॉपिक का मकसद यही था कि आपने सिर्फ थोड़ी सी बात को पिक करके उसको सेल्फ मेडिकेशन की तरफ खुद से आप अप्लाई मत करें। हो सकता है कि आपकी कंडीशन कुछ और हो, तो कस्टमाइजेशन आपकी बॉडी के लिए और आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको देखते हुए डॉक्टर या फिर स्पेशलिस्ट ही आपको बता सकते हैं। तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, या अगर किसी योगा थेरेपिस्ट के साथ आप कंसल्ट करते हैं तो प्रॉपर उनके साथ कंसल्टेंसी करें, अपने सारे सिम्टम्स बताएं, सारी डिटेल्स बताना बहुत ज़रूरी है। केस टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको इग्नोर मत किया करें। देखिए मेरी फील्ड, जैसे मैं खुद आर्थोपेडिक हूँ, तो सर्वाइकल के बारे में बात करें, फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करें, बैक पेन के बारे में। आपका तो एक्सपीरियंस आपका काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप काम कर रहे हैं। देखिए उसकी वजह यह है कि एक अरसे से काम कर रहा हूँ। मेरी फील्ड जो है ट्रेनिंग भी है, उसके बाद ट्रेनिंग के अलावा मैं खुद वर्कशॉप्स कराता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह योगा से मेरी वाबस्तगी सिर्फ टेलीविज़न के हिसाब से देखें तो सन 2002 से, जब मैंने एक टेलीविज़न पे मकामी चैनल पे अपना योगा का शो किया। और हम आपको डिफरेंट चैनल्स पर देख रहे होते हैं। जी, मैं जाता रहता हूँ ताकि वो जो नॉलेज है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिस्पेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। और मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी है, टाइगर योगा फेडरेशन फाउंडेशन, जो हम चला रहे हैं। और मैंने आपकी एक चीज़ भी देखी, खिलौना फाउंडेशन, जिसके आप CEO हैं। तो उसके बारे में मुझे बहुत ये बात अच्छी लगी कि टूटे पुराने खिलौने भी आप डोनेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे ही डोनेट करें। तो ये बहुत अच्छी काविश लगी मुझे। ये भी अगर देखा जाए तो माइंड सेंसेस का एक हिस्सा है कि लोग उमन कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, NGO बनाते हैं, तो लोगों से फंड मांग रहे होते हैं। मैं कहता हूँ जी अब आपने बनाई है तो उसकी फंडिंग भी आप करेंगे। तो मैं अपनी 80% जो आमदनी है वो मैं इस फाउंडेशन को देता हूँ। और बहुत अच्छी काविश है। 20% इस्तेमाल हो जाती है, पेट्रोल में इधर उधर हो ही जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ये करता हूँ कि मैं दूसरों से कहता हूँ कि नहीं, आप हमें पैसे मत दें। हमारी टैगलाइन बड़ी खूबसूरत है, वी डोंट नीड डोनेशन। तो हमने पहले कह दिया डोनेशन नहीं चाहिए, हमें खिलौने चाहिए। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं ये कहूँगा भाई ठीक है आपके पास नहीं होंगे, बट आपके ख़ानदान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए, उनके पास खिलौने हैं, या चले बच्चे भी हैं तो टूटे हैं, वो टूटे खिलौने आप हमारे लिए कितनी खुशी का बायस बन सकते हैं। आपके लिए तो वो यूजलेस हो चुके हैं, मगर वो किसी के चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट ला सकते हैं, कितनी खुशी का बायस। जो लोग हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्लेस्ड हैं, लेकिन जो हमारे आसपास जो लोग मौजूद हैं जो इस नेमत से महरूम हैं, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कुछ सोसाइटी को यानी कुछ भी जो कोशिश हो सके हमारी पूरी होनी चाहिए। इनके सारी से काम लिया, कुछ भी नहीं, हर लम्हे का शुक्र हमें अदा करना है। कुछ भी नहीं, फिर भी कम है, सब कुछ सही। ये भी कम होगा। सही, उसने हमें जिंदा रख दिया, अब इसका क्या शुक्र अदा करें, कितना करें, कुछ समझ नहीं आता। हर वो लम्हा जब मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी ज़िंदगी का शुक्र अदा करना है। कैसे? दूसरों की ज़िंदगी को आसान बना के, उनकी ज़िंदगियों में रौनक भरकर। अगर मैं सांस ले रहा हूँ और सही सांस आ रही है, मेरे चेस्ट एक्सपेंड कर रहा है, मैं ऑक्सीजन प्रॉपर ले रहा हूँ, तो क्या मैंने कभी किसी के लिए काम किया, मैंने किसी ऐसे शख्स के लिए काम किया जिसकी ब्रीदिंग सही ना हो? मुझे साइनसाइटिस नहीं है तो क्या मैंने किसी के लिए काम किया? अगर मेरे टेस्ट बिट सही है, मुझे सही खाना हजम हो रहा है, तो क्या इसी का शुक्र अदा करूँ? तो देखो शुक्र दो तरीके से अदा होता है। एक शुक्र होता है अल्फाज से, ए अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। और एक होता है अमल से, रब को ये भी पसंद है, लेकिन रब को ये बहुत पसंद है कि क्या मैं दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए कुछ कर रहा हूँ। मैंने खुद बड़ी गुर्बत से ज़िंदगी गुजारी, मेरे पास खिलौने नहीं थे, तो मैं या तो जैसे बचपन में गलती से मैंने कोई खिलौना चोरी किया था, किसी का ले लिया था, तो मैं आगे भी बच्चों को यही सोचता रहा कि ये भी ले लेंगे। नहीं, मैंने क्या किया कि उसका एक रास्ता निकाला। मेरे मुल्क में, वतन में मेरे जो लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। तो मैं उनसे ये कहूँ कि आए जी आप खिलौने दे दें, नहीं,
आप टूटे हुए खिलौने दें, और वो भी हम बड़े क्लासिकल वे में देते हैं, ऐसे ही नहीं दे देते। हम वो खिलौने रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने के बाद हम वालिद के हाथ में देते हैं, प्रॉपर टीम में, यानी जो बाहर मेहनत कर रहा है, ताकि जब वो घर जाए तो अपने बच्चों को दे तो ये कह के दे कि आज मैं लेके आया हूँ, वो ये ना कहे कि कहीं से मुफ्त में मिला, फिर बच्चे को मुफ्त की आदत हो जाएगी। तो हम और मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे डायरेक्टर्स, हमारी जो एग्जीक्यूटिव टीम है, पूरी बोर्ड जो है, हमारा काउंसिल जो है, हम सब लोग बड़ी टेक्निकल काम करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि बच्चे में उसका एतमाद भी बहाल करें और एहसास महरूमी भी ना हो। और बिल्कुल, और दूसरा ये कि जो वालिदैन हैं उनको एहसास, खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ करे मुझे ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, निदामत ना हो कि कोई हमें दे रहा है। उनको लगे कि बाप और बच्चों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें तीसरे किसी एनजीओ को नहीं आना चाहिए। सही, थैंक यू सो मच। तो मिलिएगा एक ब्रेक के बाद हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ में। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगी वजाहत, जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, ना सिर्फ आपकी हेल्थ के बारे में बल्कि आपकी मुआशी ज़रूरियात जो हैं लोगों की, उनको पूरा करने के बारे में भी, और आपकी इमोशनल नीड्स जो हैं, जो दूसरों की इमोशनल नीड्स हैं, उसका ख्याल रखने के बारे में भी। तो जिस तरह से इमोशनल नीड्स के बारे में बात होती है, तो क्या जिस तरह से लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट होती जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल नीड्स या तो दब रही हैं या कहीं ना कहीं लैक हो रही हैं, तो इसको किस तरह से हम यानी टैकल कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, जब बात हो इमोशन की, जज्बात की, इंसान है ही इमोशंस का मजमुआ। अगर वो बेहिस हो जाए, जज्बात ना रहें, तो वो इंसान ही नहीं है। अब इसको एड्रेस कैसे योग करता है? योग इसको मेंटली योग में करता है, मेडिटेशन इसके लिए है, ध्यान है, धरना है। हमारे दो बड़े टेक्निकल टूल्स हैं, फोकस एंड मेडिटेशन। अगर हम अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं तो एक बहुत खूबसूरत सेइंग मैंने पढ़ता हूँ, हर जगह कही जाती है कि जी कभी कभी किसी दूसरे के जूते में भी पैर रख के देखें कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, वो क्या महसूस कर। एक योगी क्या दीन मुक़द्दस में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमें पड़ोसी के बारे में बताया गया है और हमें लोगों की अखलाकियात के बारे में हमें जो सबक दिए गए हैं, वो सारे के सारे हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा खूबसूरत बिल्ड करते हैं। योगा भी इस पर कुछ काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, योगा बताता है कि ज़िंदगी को आने वाले दुखों को दुखों के तौर पे नहीं, ट्रेनिंग के तौर पे लेना है। तो पहले तो परसेप्शन को बदलना है। सही। अगर आप जिस दिन बहुत रिलैक्स होते हैं और पॉपकॉर्न खाते हुए क्रिकेट का मैच देखते हैं और पूरे दिन के बाद अगर आप अपने आप से पूछें आज मैंने क्या सीखा, तो कुछ नहीं सीखा सिवाय इसके कि वो पॉपकॉर्न का बड़ा वाला डिब्बा ख़त्म हो गया। लेकिन जिस दिन आप जल्दी में आप घर से निकलते हैं, फ़र्ज़ कीजिए बारिश हो रही है, घर से निकले और आपने देखा कि गाड़ी का टायर भी पंचर है, अब जल्दी जल्दी उसको चेंज करना है। उस दिन आता नहीं था लेकिन कर करा के आ गए, तो हमने कुछ तो सीखा। सीखने का अमल ही दिक्कत में, मुश्किल में आता है। सही। इसको लफ्ज़ इम्तिहान कहना मुसीबत, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन आपने देखा लोग इम्तिहान से निकल के ही नताइज पाते हैं और फिर कामयाबी पे जाते हैं। ऐसा ही। तो योग इसको मानता है, इसलिए वो ज़िंदगी का परसेप्शन ही चेंज करता है। वो कहता है कि जो कुछ हमें मिला है, देने वाला जानता है कि हमारे लिए वो कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो कनात और शुक्र दो ऐसे टूल्स हैं, ऐसे मैं कहता हूँ तोहफे हैं अल्लाह के, कनात और शुक्र, कि जिसके बेस पे हम काम करते हैं। हम योगी उमन इसी पे काम करते हैं। मैं आपको यानी सारे योगी डाउन टू अर्थ हुआ करते हैं। सारे इंसान ही को होना चाहिए, कोई होना नहीं तो चाहिए। और योगी तो कोई बात की बात है। मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले तो बीइंग ए मुस्लिम हम बात करें तो जो एक अच्छा इंसान हो सकता है या उसमें जो क्वालिटियाँ हो सकती हैं, वो उसकी कई गुना क्वालिटी जो है वो एक मुसलमान में होती है। होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर उसको सोचना चाहिए कि वो जो कह रहा है वो है भी कि नहीं है। सही। तो इसमें योगियों को ये ना समझिए कि कोई योगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होते हैं। मैं भी आम सा इंसान हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरा काम ही मेडिकल प्रोफेशन में काम करना है और ऑर्थोपेडिक में है। लेकिन इसके अलावा जब मैं सिखा रहा होता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब मैं इंसान को कोई भी हम योगा कर रहे होते हैं तो मैं कुछ देर के लिए रुक जाता हूँ कि ए खुदा, ए मेरे रब, ए परवरदिगार, तूने एक इंसान को बनाया क्या है। जब मैं उसको देखता हूँ योगा में कि 84,000 पोज हैं, तो थोड़ी देर के लिए आदमी रुक जाता है कि एक इंसानी जिस्म से 84,000 पोज कैसे बन सकते हैं।
तो शुक्र का लम्हा आ गया। की बात है वैसे। एक इंसान आम तौर पे या जनरली आम इंसान सिर्फ इनहेल एक्सहेल करके जिंदा रहता है, ब्रीदिंग करता है। एक योगी 60 से ज़्यादा तरीके से सांस लेना जानता है। मैं कहता हूँ यार रब तूने ये विजडम कहाँ से दे दिया, कैसे बता दिया कि ये एक मशीन जो छोटी सी थी तरीकों से इस्तेमाल हो सकती है, कैसे इस्तेमाल हो सकती है। तो उसकी फिर मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, यू नेम इट, एंड योगा वहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे जब इमोशन का जिक्र आता है तो मेडिटेशन योगा की बहुत फास्ट है, बहुत गहरा टूल है। हम इसमें साउंड मेडिटेशन भी करते हैं, म्यूजिकल मेडिटेशन म्यूजिक के थ्रू भी करते हैं, हम आना पाना सिर्फ अपनी सांस के ऊपर फोकस करके भी करते हैं, हम नेचर के ऊपर भी करते हैं। बर्ड्स की आवाज़ भी हमारे लिए, पानी की आवाज़ भी हमारे लिए एक वो नगमगी देती है जिसके बाद एक योगी जो है वो खो जाता है। आपकी कुछ वीडियोस में पीछे से जो साउंड्स आ रहे होते हैं वो इतने हीलिंग साउंड्स होते हैं, इतने सुकून वाली आवाज़ होती है, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। तो वाकई हमारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हीलिंग हैं, अगर उनको हम फील करना भी सिर्फ शुरू कर दें तो बहुत सारे यानी हम फ़िक्र से, बहुत सारी सोचों से हम दूर निकल सकते हैं। जिस तरह की आजकल की लाइफ है, बहुत लोग ज़्यादातर जो हमारा यानी गरीब तबका है वो तो सिर्फ इसी फ़िक्र में होता है कि यानी ज़रिए मुआशी उनके लिए सबसे बड़ी फ़िक्र है और सबसे बड़ी टेंशन है। तो उनके लिए भी जब वो फैमिली के साथ वो मिलते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है, तो उसकी वजह से भी वो काफ़ी स्ट्रेस रिलीव कर देते हैं। और जैसे कि अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होती बल्कि लाइफ मैनेजमेंट होती। मैं चाहूँगी आप नाज़रीन के सामने भी इस बात का तज़किरा करें। देखो बेटा, बात यह है कि ज़िंदगी का परसेप्शन जो है ना, चलो मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ ग्लासेस चश्मे रखे हैं, उसमें एक ब्लू चश्मा है, तो आप वो पहनेंगे तो आपको दुनिया ब्लू नज़र आएगी, येलो पहनेंगे येलो नज़र आएगी। कुछ इसी तरह हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं। हम जो बिलीव अपनी आंखों पे लगा लेते हैं, हमें दुनिया वैसी नज़र आती है। अगर मैं सोचूं कि सब ख़राब हैं तो मुझे सब ख़राब नज़र आने लगेंगे और ख़राबियाँ नज़र भी आएंगी। ख़राबी तो मुझ में भी है, लेकिन मैं लोगों में ढूंढ लूँगा कि ओ ये ख़राब है, ये ऐसे ऐसे। इसी तरह याद रखिएगा कि जब हम किसी चीज़ को किसी एंगल से देखते हैं, हम देखते हैं कि हाँ, यानी मैं लोगों से कहता हूँ यार स्ट्रेस मैनेज करने की चीज़ कहाँ है, लाइफ मैनेज करो, वेल्थ मैनेज करो। तो नहीं है, हमें ये कोई खजाना थोड़ी है इसको मैनेज कर रहे हैं कि छुपा के रख रहा हूँ जी, स्ट्रेस मैंने छुपा के रख लिए, अब ये जब थोड़ी थोड़ी चाहूँगा तो निकालूंगा। भाई वेल्थ रखो ना, हैप्पीनेस रखो। इसलिए मैं कहता हूँ लाइफ, अर्थात लाइफ जो है एब्रीवेशन है एक। लाइफ जो है LIF ये जो है ये एब्रीवेशन है, लर्निंग इज फन फॉर एवरीवन। राइट, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो जिंदगी तो हर किसी के लिए जॉयफुल सीखने का अमल है, इसको मैनेज करेंगे ना कि हम स्ट्रेस को करें। तो मैं स्ट्रेस काटता हूँ और वहाँ पे लाइफ लिख देता हूँ। और मैं मेरी पूरी ज़िंदगी इसी पे, मेरे साथ भी वही तमाम वाक़यात हुए जो दुनिया में किसी के साथ होते हैं, वो सबके साथ होने होते हैं, कोई ना कोई वाक़यात। हम सब वैसे ही हैं। जब एक कागज़ का टुकड़ा बिल के नाम पे घर में आता है तो वो क़यामत मचा देता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे पता है कि देना तो है, तो मैंने अपनी एबिलिटी को इन्हेंस किया। मैं आपके तवज्जुह से सबको ये कहना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किलात को हल कौन करेगा, आप और मैं। तो आइए हम अपने अंदर एबिलिटीज़ को इन्हेंस करें। वो वक्त जो सिर्फ परेशान होने में गुजार रहे हैं, हम बैठ के अपने दोस्तों से, अपने आप से, अपने रिश्तेदारों से बात करें, घर वालों से बात करें कि आओ बताओ कि कैसे हम एक दूसरे का साथ देके इससे निकल सकते हैं। और हर प्रॉब्लम ही अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। हमें उस तरह से इसको देखने की ज़रूरत होती है कि हम इसको किस तरह से प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं। देखिए कोविड आया ना तो लोगों ने घरों से खाने बनाना शुरू कर दिए, बेहतरीन बिजनेस हो गया। बहुत से लोग बर्गर बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, और वो चलता रहता था। अपने घर के रूफ टॉप पर उन्होंने रेस्टोरेंट बना दिया। गुड गुड गुड। ये हो सकता है, ये हो सकता है कि कोई खातून खाना घर में दाल चावल अच्छी बनाती हूँ और उनको पता है कि दाल चावल अच्छे बनते हैं, बिरयानी अच्छी बनती है। आप यकीन कीजिए आज भी कराची में बिरयानी सबसे पाकिस्तान में सस्ती है, बट अगर कोई खातून खाना घर के बना के ले आए तो वो उससे भी सस्ती होगी, ठीक है ना। तो अगर वो सिर्फ एक दो जो ऑफिसेज हैं उनको ही कैप्चर कर लें तो ठीक है, हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखें, ज़िंदगी को देखने का जो ग्लासेस हमने लगाए वो चेंज करना पड़ेंगे। ये मुझ पे मुश्किल नहीं है, ये मेरी डायरेक्शन है। एक बहुत ही अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक चीज़ देखी, बहुत मुझे पसंद आई। वो शख्स कहता है कि अगर मैं चाहूँ और कि कॉफ़ी की यानी फ़ायदे क्या क्या हैं,
तो मैं सर्च करता जाऊंगा गूगल पे, तो लिस्ट ही आना शुरू हो जाएगी मेरे पास कि कॉफ़ी के ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं। इसी तरह से अगर मैं कॉफ़ी के क्यों कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, उसके यानी नुकसानात क्या हैं, वो चेक करूँगा तो उसकी भी लिस्ट लंबी आ जाएगी। तो जैसे कि हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वो गूगल हमें कभी भी गलत साबित नहीं करता, हमें कोई ना कोई आंसर ज़रूर दे रहा होता है, लिस्ट दे रहा होता है आंसर्स के। और जब गलत साबित करना हो किसी को तो गलत साबित करने के बहुत सारे वेज मिल जाते हैं। इसी तरह से हमारा ब्रेन भी है, तो हम अपने ब्रेन को भी इसी तरह से यानी ट्रेन कर सकते हैं। और इसी तरह से ऑफ कोर्स देखो, हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन, ये मेरा वर्कशॉप का नाम भी है, हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन। ब्रेन साइंसेज या माइंड साइंसेज, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर मुइज़ हुसैन साहब, वन ऑफ द बेस्ट शख्सियत पाकिस्तान के, जो माइंड साइंसेज के इस वक्त मैं समझ असासा हैं हमारे लिए, और मेरे उस्ताद हैं, मेरे गुरु हैं। आपसे जब मैंने माइंड साइंसेज सीखा तो मेरा तो परसेप्शन ही दुनिया का बदल गया, सोच का बदल गया। वो किस तरह? इसलिए कि पहले मैं ये सोचता था कि शायद एक यतीम के लिए इस माशरे में कुछ भी गुंजाइश नहीं है, मैं एक यतीम के ऐसे से बड़ा हुआ, मुझे ये लगा हर वक्त नेगेटिविटी थी। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब तुम मुश्किल में हो तो तुम्हारे पास रास्ता कामयाबी का ही है। पहले ही मुश्किलें हैं, या ये कह लीजिए कि एक नाकाम आदमी के पास तो अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, क्या वो नाकाम ही रहे या कामयाब हो जाए। कामयाब आदमी के पास एक मसला आ जाता है, वो कामयाब तो है, अब वो दो ही चीज़ें कर सकता है, या तो रह सकता है लेकिन वो फिर जो होगा फिर वो नाकाम होगा। लेकिन नाकाम आदमी के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो कामयाब भी हो सकता है। तो अगर हम ये सोचें तो मैं आपको एक खूबसूरत एक लाइन सुना देता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा असासा भी है, मैं समझता हूँ कि मैं इस पर काम भी करता हूँ। अगर आप समझते हैं कि आपको 5 साल के बाद कहाँ होना है, तो आप सिर्फ 2 चीज़ों का मुशाहिदा कर लें, आप किन लोगों से मिल रहे हैं आजकल और कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। ये दोनों बातें तय कर देंगे कि अगले 5 साल के बाद आप कहाँ खड़े होंगे। तो अगर आप इस वक्त मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, जो कि अब पहले से चल रहा था, तो आइए आज एक काम कीजिए, उस शोबे के बारे में या अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, कामयाब लोगों से मिलिए। अगले 5 साल के बाद ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप कामयाब लोगों में शामिल होंगे, और अगर नहीं तो फिर वही होगा जो पिछले साल से चल रहा है। और ये भी तो काफ़ी फेमस लाइंस हैं या बहुत कॉमनली हम सुनते हैं कि आप उन्हीं लोगों का मजमुआ होते हैं, यानी आप जिन 5 लोगों के सर्कल में रहते हैं आप उन्हीं का मजमुआ बन के आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं। देखो तो बेटा, इंसान खुद अपनी शनाख्त नहीं रखता, वो अपने आसपास से अपनी शनाख्त बनाता है। मैं अपने दोस्तों से पहचाना चाहूँगा, ऐसा ही है। मजमुई तौर पे मैं अपने, यानी जो मेरे घर वाले हैं वो मेरे दोस्तों से मेरी शनाख्त बनाएंगे। अच्छा, मेरे दोस्त के घर वाले उसको रहने देंगे, फिर वो कहेंगे ओ तुम ऐसे हो तो तुम्हारे दोस्त भी ऐसे होंगे। यह देखा ऐसे जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में हमारी शनाख्त वही होती है जो हमारे दोस्तों की, आसपास के लोगों की, जो आपने कहा। तो बहुत सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए नाज़रीन। देखिए, पहली बात तो ये है, दोस्ती करनी चाहिए, और बेसमझे जिस शख्स से दोस्ती करनी चाहिए वो कोई और नहीं, वो आप हैं। इससे तो दोस्ती कर लें। जब मैं ही अपना दोस्त बन गया तो अब मैं अपने दुश्मन तो नहीं बनाऊंगा ना किसी। तो मैं कैसे एक ऐसे आदमी को जो मेरी बात से मुत्तफिक नहीं है, मेरे साथ वो उस लेवल पे नहीं है, शायद मैं उससे दोस्ती ना करूं। मैं कहूँगा ठीक है, आप मेरे मिलने वाले हैं, फ़र्क है, मिलने वाले हैं बट दोस्त नहीं है। अक्सर लोग इस बात का बुरा मान जाते हैं कि वो कहना चाहते हैं, वो टाइटल लेना चाहते हैं कि आपके दोस्त ही हैं। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी में क्लैश हो सकता है आपकी कोई ऐसी बात हो जो उनके साथ मैच नहीं कर रही हो, या वो उस चीज़ की वजह से आपको आपके साथ यानी दोस्ती का रिश्ता नहीं बना रहे हैं। बट लोग इस तरह से इसको परसेप्शन लेते हैं कि यानी इस शख्स के अंदर घमंड है या ऐसी कोई बात है जिस वजह से ये दोस्ती। हो सकता है इंसान अपने लिए बेहतरी सोच रहा हो। देखिए, मैं फैज़ को जानता हूँ, दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला। आपकी एक आपको आपकी अप्रोच होनी चाहिए ना। आप अगर आप बात कर रहे हैं योगी और मैं बात कर रहा हूँ माइंड साइंस की, तो मेरा माइंड बड़ा क्लियर है। सही। एक हल्का अहबाब है मेरा, उस हल्का अहबाब में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ठीक है। मेरा बेटा है, वो मेरा दोस्त भी है। एक है तो मेरा बेटा, उससे दोस्ती का अंदाज क्या होगा, वो लेवल अलग। मेरा ग्रैंडसन जो है मोहम्मद, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, 5.5 साल का है। लेकिन क्या उससे बात करते हैं मैं वो वैसे करूंगा जो किसी और से करूँ? तो लेवल्स होते हैं, लेयर्स होते हैं। इसी तरह आपके पास जो मजमा है, जो मजमुआ है कह लीजिए, उसमें आपके मुख्तलिफ लोग होंगे। कुछ लोग होते हैं जो आपके मेंटोर होते हैं। मैं जब दोस्त की बात कर रहा हूँ तो मैं उन मेंटोर्स की कर रहा हूँ जो आपकी लाइफ के ऊपर वो इफेक्ट डालेंगे जो 5 साल के बाद आएगा। उनका चुनाव तो आपने बहुत सोच समझ के करना है।
ठीक है। बाकी फिर वो लोग हैं जो लाइफ में आपके साथ चल रहे हैं, आपका उन पे इख्तियार नहीं है, या तो वो आपके घर में पैदा हुए हैं या आप उनके घर में पैदा हुए हैं, आपको कोई इख्तियार नहीं है, दुश्मन तो वो नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको आप सेलेक्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जो हंसी में आपके साथ होते हैं, गम में कहीं और होते हैं, नज़र नहीं आते। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब मुसीबत आए ना तो आप ये ज़रूर ये देख लें कि इस मुसीबत में किसने आपका साथ छोड़ा और किसने आपका साथ दिया, लेकिन आप ये भी याद रखें किसने ये मुसीबत दी। हम तीसरे वाले को भूल जाते हैं। बड़ी बात है, ठीक है ना। सो इसलिए आप ये मत करें कि आप दोस्ती के नाम पे हर वो शख्स जो आपके पास बैठ रहा है उसको दोस्त समझें। दोस्त होता है जिससे मिलने के बाद जब आप उठें तो आपको जीने की उमंग आ जाए। अगर वो आपको जीने की उमंग नहीं दे रहा तो दोस्त हुआ कहाँ आपका। सही। तो लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक और मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ और बात हो रही है योगी वजाहत साहब से लाइफ के डिफरेंट मौजू पर। तो आज दोबारा कंटिन्यू करते हैं इस डिस्कशन के सिलसिले को। मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जो एक शख्स जो योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता है और जो शख्स नहीं करता, दोनों की लाइफ में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? देखो, जो नेचर के करीब रहता है, जो नेचर से मोहब्बत करता है, उसमें जो फ़र्क होता है वो होता है जो नेचर से मोहब्बत नहीं करता। एक फ्लेक्सिबल आदमी होता है जो एक्सरसाइज कर रहा हो, चाहे वो योगा करे, चाहे एरोबिक्स करे, चाहे कोई एक्सरसाइज करे, वो लोगों को देखता है, वो ज़िंदगी को मुख्तलिफ नज़र से देखता है। सही। वो ज़िंदगी के अंदर उठने वाले सवालों के जवाब की तलाश में रहता है। एक योगी, एक अच्छा इंसान, एक जो भी कामयाब इंसान होता है, क्यूरियस रहता है। जैसे बच्चे क्यूरियस होते हैं कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, और इसी तरह से जब हम बड़े हो जाते हैं बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करना शायद उस तरह से हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते जिस तरह से एक बच्चा करता है, और जल्दी वो सीखता है। आपने मेरे लिए आसान कर दिया जवाब। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जवाब इस तरह होना चाहिए था जो आपने किया था। शायद एक योगी के अंदर एक बच्चा हमेशा से रहता है, वो वैसे ही कूदता है, वैसे ही जाता है। मैं आज 60 साल से ज़्यादा की उम्र का हो गया, बिल्कुल भी आप नहीं लगते। और जब मैं अपने कपड़े निकालता हूँ तो लोग मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि कल भी मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में ट्रेनिंग दे रहा था, तो मेरे शूज़ थे वो कलरफुल थे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे कहा कि यार इस एज में ये कलरफुल जूते। मैंने कहा कहीं मना है? नहीं, मना तो नहीं है। जब मना नहीं है तो फिर सवाल के अंदर पैदा हुआ, एंड दैट्स, उन्होंने कहा ये बात तो सही है। ये तो बैरियर हम खुद जो है ना अपने माशरे में लोगों के लिए बना देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हर एक शख्स को खुलकर खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त होनी चाहिए और हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए इस चीज़ को। देखिए, एक बात, माशरती तौर पे हर एक माशरे की कुछ कदरें बन जाती हैं। हमारे यहाँ एक अजीब सिस्टम है, बड़ा अजीब निज़ाम है कि एतबार नहीं है हमें किसी पे भी, अपने पे भी। अगर मैं कोई चीज़ देता हूँ तो दूसरे से कहता हूँ चेक कर लें, यानी उसे यकीन है मुझे कि ये पता नहीं हो सकता गड़बड़ हो जाए, या हमें ये करना पड़ता है। जैसे हमारे बैंक में लिखा होता है कि रकम, काउंटर छोड़ने से पहले अपनी रकम चेक कर लें। हमें पता नहीं कि उसने सही किया होगा, नहीं, हम समझते हैं इट्स ओके। नहीं, अगर आप नेपाल में ये काम कर गए कि दुकान वाले ने आपको पैसे दिए और आपने उसके सामने गिना, वो आपसे सामान वापस लेके पैसे आपको पुराने वाले दे देगा, क्योंकि आपको मुझ पे इंसल्ट, मेरी तौहीन की आपने। आप यहाँ पे हॉर्न बजा रहे होते हैं बिला वजह, आप ज़रा यूरोप में जाके बजाएं ना हॉर्न। अगर आपने हॉर्न बजाया तो आगे गाड़ी रुकेगी, आगे पूछेगी आपसे खैरियत है, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, आपने हॉर्न बजाया, आप कहेंगे क्या हुआ, हम तो कराची में हर दफ़ा बजाते रहते हैं। तो माशरों की कदरें बदल जाती हैं। हमारे यहाँ जो कदर है ना, उनकी कदरों में से एक दो कदर हैं एतबार ना करना। हम एक्सरसाइज को भी एक फैशन समझ बैठे हैं। हम कहते हैं जी ये चूचले हैं बड़े लोगों के, पार्कों में जाना, वॉक करना। तो जब आप घर में रह के डिप्रेशन का शिकार होंगे तो ये माशरा अगर ऐसे अफराद से भर गया, बिल्कुल बंद माहौल में रहकर आप अपने जहन को ताज़ी हवा जब नहीं देते हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स, नॉट ओनली ऑक्सीजन, आप प्रॉपर थॉट नहीं देते। आप नेचर को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते उस तरह से। भाई देखो ना, कहीं लिखा है हॉर्न नहीं बजाओ, वहीं पे हॉर्न बजाएंगे, कहेंगे तुम्हारे बाप की जगह जाओ, मैं हॉर्न ना बजाएं हॉस्पिटल के सामने। क्या ये एथिक्स नहीं है कि जहाँ से हम गुजर रहे हैं हमें पता है यहाँ से हॉस्पिटल शुरू हो गया, अब वहाँ पे हम गाड़ी की आवाज़ शोर शार ना करें? नहीं, वहाँ पे होगा। हमें पता है कि 12 बजे के बाद अब लोग सो रहे होंगे, किसी घर में कोई बुजुर्ग खातून या बुजुर्ग फर्द या
कोई फर्द है जो सीनियर सिटीजन है, कोई बच्चा है, लेकिन हमने साइलेंसर निकालना है क्योंकि बहरहाल अब कौमी दिन आ गए तो हम साइलेंसर निकाल के चलाएंगे। कहाँ लिखा हुआ है कि साइलेंसर निकाल के कौमी दिन मनाए जाते हैं? जब किसी माशरे में तंजुली आती है तो अक्लों पे पता नहीं पत्थर बढ़ जाते हैं या शायद वो अकली पत्थर की हो जाती है, मुझे तो समझ नहीं आता। भाई देखो, कहीं नहीं लिखा कि आपने कागज की जो झंडी है वो पाकिस्तान का फ्लैग ही होगा, आप हरे रंग की झंडी लगाएं, उसके बाद बराबर व्हाइट लगाएं, तौहीन नहीं होगी। ये पॉइंट मुझे भी बहुत ज़्यादा यानी पेनफुल लगता है कि इवन बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके कपड़ों में फ्लैग बना हुआ है, एक झंडे की इस तरह की तौहीन। भाई जब अब क्या तौहीन कहूँ कि बहुत बड़े बड़े लोग जिनके नाम लेते हुए डर लगता है, पैरें टांगे कांपे जाती हैं, टांग जाती हैं, हाँ कांप जाती हैं। तो कौन सा केक कट रहा है जी? पाकिस्तान का फ्लैग बना है, उसका 14 कोई अगर ये कुछ दिहाइयों पहले अगर कोई इस तरह की प्रैक्टिस होती तो उसको किस तरह से देखा जाता, कितनी यानी नफरत की निगाह से देखा जाता। आजकल हम वही सब कुछ खुद कर रहे हैं। क्या मैं अपने वालिद की सालगिरह वाले दिन उनकी तस्वीर बना के उनके सामने केक काट सकता हूँ उनकी शक्ल का? बच्चे आजकल के बच्चों के साथ तो ये क्या मैं अपने बच्चे की सालगिरह पे कहूँ बेटा तुम्हारी मैंने देखो ये शक्ल बनवाई है, आओ चलो इसको काटते हैं, हाथ हिलने लगेंगे, पाकिस्तान के फ्लैग पे नहीं हिलते। ये माशरे की कदरों की तंजुली है। ये किसी माशरे के अंदर अफराद का जो परसेप्शन है ना, पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी ख़राबी की अलामतें सड़ गई हैं, बदबू आ गई है, इसके अंदर से बदबू उठ रही है और हम खुश हैं कि जी हमने तो पाकिस्तान का त्यौहार मना रहे हैं। दुख की बात तो यह है कि इस चीज़ पर रियलाइजेशन के बजाय दुख होता है और समझाने वाला आपको दकियानूस लगता है, या ऐसा लगता है कि यानी हम मॉडर्नाइज दौर है तो इसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो ही आप मॉडर्न है। ये कौन सा आप मॉडर्निज्म है कि जिस माशरे में अगर आप लाल लाइट पे रुक गए तो पीछे वाले ने आके जो मुगल्लज़ात अपने मुंह से बकना है वो कानों तक आ जाते हैं। ओ भाई रात का वक्त है, पागल हो गए हो, बेवकूफ़ इंसान, ए टोपी वाले निकलना आगे। आप सिग्नल पे रुके हुए हैं और पीछे से वो हॉर्न दे रहा है कि निकलो, और उसमें बच्चे भी बैठे होंगे। क्या वो बच्चे आगे चल के इस वतन के बेहतरीन शहरी बन सकेंगे? तो उनको तो ये पता चलेगा कि अगर हम सही काम करते तो हमें तो गलत बातें सुनने को मिलेंगी। एक्चुअली मुझे एक बड़ी तकलीफ होती है, मैं एक हवाले से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तकारीब शुरू होती है ना तो वो 2 घंटे के बाद होती है और घर से निकलते हुए पहले से तय होता है कि जी 8 बजे का टाइम है, हम तो कोई बात नहीं, हम 10 बजे निकलेंगे। भाई क्यों निकलेंगे हम 10 बजे? ये शादियों में ये कुछ तरीक़ेकार नहीं है। और मुश्किल ये होती है कि जो वक्त पे पहुंच जाता है ना बेचारा मेहमान, सबसे पहले वो बैठा होता है, सिर्फ पुप्पो का इंतज़ार हो रहा होता है जो मेकअप करा के आएंगे थोड़ी देर के बाद। आई थिंक कि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। बड़े बड़े सरकारी तकरीब में मैं सिर्फ ये सुनता हूँ, नहीं जी वो बड़े आदमी ज़रा देर से आएंगे। क्यों देर से आएंगे? जब उन्होंने टाइम दिया तो उनको आना पड़ेगा। वो नहीं आते, मैं उठ के चला आता हूँ। मैंने कई दफ़ा बहुत अच्छी तकरीब से इसलिए अपने आप को उठा लिया। नहीं, हाँ जहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन है, कोई बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, दिक्कत हो सकती है। पर्सनल ज़िंदगी में तो मैं बहुत फ्लाइट रहता हूँ, लेकिन जब कोई उसूली बनता है ना तो उससे बड़ा मैं उसूली हूँ। और माशरती कदरों को बहाल करना मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं एज ए डॉक्टर काम करता हूँ। मेरा काम क्योंकि एर्गोनॉमिक्स पे है ज़्यादा, और मैं जो मस्कुलर स्केलेटन जो डिसऑर्डर्स हैं उस पे काम करता हूँ ज़्यादातर। तो आप यकीन कीजिए मैं तो बैठने उठने उसके ऊपर बहस कर रहा होता हूँ लोगों से और उनको समझा रहा होता हूँ। हमें तो अभी खड़े होने का तरीक़ा नहीं आता, बैठने का तरीक़ा नहीं आता, तो ये हम कहाँ से सीखेंगे? कैसे हम किसी का मुकाबला करेंगे? और मैं किसी का क्या करेंगे? अपनी ज़िंदगी तरीके से गुजार लेंगे। अब इसमें हमें करना ये चाहिए कि अगर हम आज जैसे कि हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं तो कोई हम टेक अवे अगर देना चाहें तो हम टेक अवे देंगे। आइए अब तय करते हैं कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हुई होंगी, मैं तो कुछ कह रहा हूँ, उसको सुधारते हैं। हम बाहर दूसरों को सुधारने से बेहतर आज अपने घर के लिए कोई एक राय लेते हैं। हमने तय किया कि हम सच बोलेंगे, हमें बोलना था, हमें बींगे मुस्लिम बोलना ही है सच, इसमें तो कोई, और बींगे ह्यूमन भी बोलना। तो क्या हमने अपने बच्चों को यकीन दिला दिया कि हम सच्चे हैं? अगर बच्चा ही मुझ पर यकीन नहीं करता तो माशा नहीं करेगा। पहली बात, खाना कितना निकाल के खाना है। अभी तक तो ये लोगों को समझ नहीं आता कि सालन का जो चमचा होता है वो कुछ इस तरह होता है, बिरयानी के लिए इस तरह हाथ की तरह होता है। ये एक टाइम का सर्विंग होता है, लोग निकाल रहे होते हैं यूं करके।
5 दफा निकाला। भाई ये 5 अपने दफा का विज़ल में ये आपने वो चमचा जैसी चावल में डाला, उसकी एक सर्विंग आ गई, एक सर्विंग ले लीजिए। कितनी अफसोस की बात होती है कि कोई शख्स अपनी बेटी की शादी में हमें बुलाए और जब हम अपनी टेबल से उठ के जाएं तो वो सोचे कि इनको क्यों बुलाया था, खाना तो ये मेरा ज़ाया कर गए। भाई उसने बुलाया था, उसका नुकसान तो नहीं करिए। 5 लोग बैठे हैं, 10 ठंडी बोतलें वहाँ रखी होंगी, क्या कभी आपने पी नहीं? ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। क्यों कि यहीं से हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं। वो देखते हैं कि खाने को ज़ाया कर दो। जिस मुल्क में खाने के लिए मुसीबतें आ चुकी हों, खाना गरीब आदमी सही तरह खा नहीं पा रहा, शादियों में वो ज़ाया हो रहा है। और बेतहाशा, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं ज़ाया हो रहा है, ये बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस में आ चुका है कि हर जगह ही खाना ज़ाया होना ही होना है। अब क्या हुआ, ये बहुत समझदारी और बहुत ही डीपली बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको समझना है। किसी भी माशरे में जब कोई चीज़ एज ए प्रैक्टिस कॉमन हो जाती है तो वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। अगर पाकिस्तान, हम यहाँ इस वतन में सिग्नल पे ना रुकना कॉमन हो चुका है तो जो रुका हुआ होगा हम उसको पागल कहेंगे। अगर कोई आदमी यहाँ पे सच्चाई के साथ अपना बिजनेस कर रहा है, हम कहेंगे जी ये बिल्कुल बहुत बड़ा बेवकूफ़, इसको कारोबारी ही नहीं आता। और आपके हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अगर आप खजूर बेच रहे हैं और उसके अंदर हाथ डाल के कहते हैं नीचे गीली खजूर हैं ऊपर खुश्क खजूर हैं, तो क्या आप बेचते वक्त अपने लोगों को बता देते हैं कि नीचे गीली वाली हैं? क्योंकि वजन फर्क आ जाएगा ना, खुश्क कुछ और होंगी, हैवी कुछ और होंगी। आप क्यों मेरे आका दुरूद सलाम उन पे और उनकी आल पे, हमें कितनी गहराई की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कामयाबी के लिए आपको धोखा ही नहीं आता, आप कैसे इंसान हैं, कैसे कारोबार करेंगे? तो तय कर लें कि सिर्फ इस ज़िंदगी दुनिया में गुजारनी है या आखिरत में भी आपको कुछ करना है। नाम है मोहम्मद वजाहत साहब का, वजाहत, मोहम्मद वजाहत, और काम कर रहे हैं उसका जिसको जन्नत से भी धक्के दे के निकाला गया रोज़े क़यामत के लिए। तो तय करें खड़े कहाँ हैं? कभी तो अपने आप से पूछें। एक योगी ही नहीं, एक इंसान। और सबसे बड़ी बात है, अल्लाह ने इतनी बड़ी सादत बींगे मुस्लिम हमें दे दी। अब डने उस वक्त से कि जब एक पत्थर भी रोता है कि कहीं मैं दोज़ख में ना चला जाऊँ, एक लकड़ी भी रोती है कि मुझे ना जला दिया जाए, तो तीसरा आदमी सिर्फ इस बात पे खुश रहेगा कि मैं पैदा मुसलमान क्या हुआ। हरकतें कहाँ हैं? हम कैसे, क्या हमारे घर में आज भी जाइए, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन बहरहाल मैं भी उसका अफेक्टेड हूँ, पीछे की गली में कचरा लोग मेरे घर के आगे फेंक देते हैं, अपना घर साफ कर लेते हैं। उन खातून को भी मैंने कहा, उन्होंने कहा क्या हुआ, कोई उठा के ले जाएगा? हमने कहा भाई आप कर क्या रही हैं ये? तो उन्होंने एक सिलसिला किसी ने बना दिया, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे रोज़ाना फिर ये करना पड़ता है कि सफाई करवाना पड़ती है, लेकिन उन्होंने तय कर लिया है कि उन्होंने अपना कचरा फेंकना है। हालांकि वो आ रहा है लेने, उठाने आ रहा है, वो कह रही तो उठा के ले जाएगा ना, क्या हुआ? लेकिन तो आप उस जगह ओनरशिप नहीं है, हम ओन नहीं अपने करते। घर को ओन करते हैं, अपनी गली तक को ओन नहीं करते हैं, मुल्क को क्या ओन करेंगे? अब बात तय हो गई ना, जब इंसान अपने 2 कदम की जगह को ओन नहीं करता, गंदगी है, दुकान वाले ने बिल्कुल अपनी दुकान के आगे अंदर से सफाई करके प्लास्टिक की थैलियाँ फेंक दी हैं, वो खुश है कि मैंने दुकान साफ कर ली, बरकत हो गई। टैक्स होना चाहिए, इस पे टैक्स होना चाहिए। जो भी फ्रंट की दुकान है उसके आगे एक ठेला और ठेले के आगे एक गाड़ी खड़ी हुई है जो उस ठेले वाले से फल खरीद रहा है और पीछे लोग रुके हुए हैं, तो इस पर तो फिर देखना चाहिए ना कि वो वहाँ के जो लोग हैं जिसको हम कहते हैं साहिब इख्तियार, साहिब हैसियत लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए। दुनिया के, मैं मलेशिया जाता हूँ, हो ही नहीं सकता कि दुकान के आगे कोई गैर कानूनी तौर पर ठेला लेके खड़ा हो, जो गरीब लोग हैं। तो आप क्या करें, इसको कहते हैं SOPs। हम एज योगी भी हम SOPs पे बहुत काम करते हैं। ओके, ठीक है जी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने डेवलप करना है। अगर उस इलाके में जहाँ पे रोड बंद हैं और इसलिए बंद है कि ठेले वाले खड़े हैं, आप लियाकताबाद से गुजरें, आप मेरे शहर आ जाएं इलाके में इंचोली पे, माशाल्लाह आपको सिर्फ छोटे से रोड गुजरने में आपको काम हो जाएगा। शायद भाई के जो पकौड़े हैं वहाँ से लेके और आगे दुकानों तक रोड बंद है, तो आप उनको उस पार्क में खड़ा कर दें, सारे ठेले वालों को, जहाँ पे वो खड़े हों और इलाके के लोग वहाँ से जाके ले लें, रोड तो खुल जाएंगे। इसमें मसला क्या है? लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि जो होता चला आ रहा है हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसको चेंज करना ही नहीं चाहते, चेंज करना भी नहीं करते। ये चेंज हमारे लिए मौत है। हमें लगता है कि ओहो हो हम शायद हमारे हुकूक छीन लिए गए। नहीं, जिस दिन मैंने दूसरों को हक देना शुरू कर दिया, मेरे हक मुझे मिल जाएंगे। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको सारी गुफ्तगू? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि
आज की गुफ्तगू सिर्फ सेहत पर नहीं, हमारे माशरती इक़दार पर भी, और साथ में आपकी ख़ुद की जो सेल्फ जजमेंट है उस पर भी आज हमारी बात हुई। डॉक्टर योगी वजाहत, आपने आज के प्रोग्राम में बहुत अच्छी बातें की, तो मैं चाहूँगी प्रोग्राम के एंड में हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा सा मैसेज दें। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। मैं एक बहुत अदना सा इंसान हूँ, ख़ताकार हूँ। मेरी हैसियत नहीं कि मैं किसी को कुछ कहूँ, लेकिन मैं एक सिमत का तयन कर देता हूँ। आपके घर में एक किताब मुक़द्दस है, वो रखी हुई है, उससे ज़्यादा बेहतरीन नसीहतें किसी के पास नहीं है। उसको खोलिए, उसको पढ़िए। जो बातें आपको दिल पे लगती हैं ना, सारी बातें लगेंगी, आप बस उस पे में से किसी पे अमल तो शुरू कीजिए। वो किताब खुद आपको वो सब बता देगी जो कोई भी आपको नहीं बता सकता। मेरी हैसियत क्या है, जब मेरे घर में रब ने कुरान पाक रखा हुआ है, तो मैं किसी को क्या नसीहत करूँ। बहुत ही डीप मैसेज दिया है आपने, और वाकई इससे बेहतर कोई रहनुमाई हो ही नहीं सकती है। तो प्रोग्राम के एंड पे मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी बातें की। रौनक मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, विनस टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसा चैनल है जिससे मेरी वापसी बड़ी गहरी रही है। मैं बहुत लाइक करता हूँ क्योंकि बहुत मुफीद और वाकई ऐसे प्रोग्राम हैं जो दिल को लगते हैं। तो आई अप्रिशिएट ऑल। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीक। जब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।